मार्गदर्शन परीक्षा दृष्टि में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम आपके बीच में हैं न्यूक्लियर रिएक्शन के साथ। तो न्यूक्लियर रिएक्शन को जानने से पहले थोड़ा हमें नाभिक के बारे में समझना होगा। हम जैसा कि जानते हैं कि परमाणु का आकार लगभग गोलीय होता है और इसके केंद्र में बहुत छोटे से क्षेत्र में परमाणु का दो मौलिक कण न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है। तो जहाँ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है N+P न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है वही नाभिक कहलाता है। यानी न्यूक्लियर पार्टिकल्स अगर पूछा जाए एटम का तो हम कहते हैं कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहता है। अब देखिए किसी परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वह उसके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए, लेकिन व्यवहारतः ऐसा होता नहीं है। पहले तो यह समझ ले इलेक्ट्रॉन लगभग मासलेस है, न्यूट्रॉन के पास मास है, प्रोटॉन के पास मास है, इलेक्ट्रॉन के पास भी है लेकिन उतना बहुत न के बराबर है। परंतु एक नाभिक का जो द्रव्यमान वास्तविक है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जितना रखता है उतना मास के बराबर होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो जितना कम होता है उसे ही हम कहते हैं द्रव्यमान क्षति। तो नाभिक की द्रव्यमान क्षति अगर हमसे पूछा जाए तो क्या हम कहेंगे? किसी नाभिक के न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान के योग से उसका वास्तविक द्रव्यमान जितना कम होता है उसे नाभिक की द्रव्यमान क्षति कहते हैं। इसे डेल्टा M से सूचित करते हैं। अब कोई भी जो हमारा नाभिक होता है यानी एटम होता है, इसमें हम लोग प्रायः X एटम का संकेत है, Z परमाणु संख्या है, A द्रव्यमान संख्या है, द्रव्यमान संख्या P+N होता है यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, Z परमाणु संख्या है, परमाणु संख्या उतना ही होता है जो प्रोटॉन की संख्या होता है। प्रायः प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या एटम की जब बात होगी तो बराबर ही होता है। आयन के केस में बदल जाता है लेकिन एटम के केस में परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। अब अगर हमसे पूछा जाए द्रव्यमान क्षति कितना होगा, परमाणु संख्या को Z से सूचित करते हैं, वो किसके बराबर होता है? प्रोटॉन के बराबर। यदि एक प्रोटॉन का द्रव्यमान MP हो, MP फॉर मास ऑफ प्रोटॉन, तो अगर पूछा जाए कि न्यूक्लियस में जितने परमाणु हैं यानी न्यूक्लियस का प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो न्यूक्लियस की परमाणु संख्या यानी एटम की परमाणु संख्या में प्रोटॉन के द्रव्यमान से गुना कर देंगे। ZMP, Z परमाणु संख्या है, MP एक प्रोटॉन का मास है, प्लस A-Z से देखिए A-Z से Z बराबर P है तो A-Z से आप क्या निकालेंगे? न्यूट्रॉन। A-Z अर्थात कि A को A के जगह पर बैठा दीजिए P+N और Z के स्थान पर बैठाइए P, तो कट जाएगा, क्या निकलेगा? सॉरी P कट गया, निकलेगा क्या? N निकलेगा। A-Z का अर्थ है न्यूट्रॉन और N न्यूट्रॉन की संख्या, Mn का अभिप्राय है मास ऑफ न्यूट्रॉन, घटे कैपिटल M, यह नाभिक का ओरिजिनल मास है, रियल मास है। तो रियल मास जो इसका होता है वास्तविक द्रव्यमान वह कितना कम हो गया? डेल्टा M, यानी यह जो द्रव्यमान क्षति है इसके द्रव्यमान से डेल्टा M कम है, इसी को नाभिक की द्रव्यमान क्षति कहते हैं। और जितना यह बहुत मात्रा में कम भी रहता है लेकिन इससे ऊर्जा अधिक उत्पन्न होती है। आइंस्टीन ने जो सापेक्षिता का सिद्धांत दिया था उसी के अनुसार हम इससे बंधन ऊर्जा की गणना करते हैं। अब समझते हैं हम बंधन ऊर्जा किसको कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, बंधन ऊर्जा। तो नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। पहले ध्यान में रखना है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को सामूहिक रूप से न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। न्यूक्लियस का कण न्यूक्लियॉन्स कहलाता है। अब प्रोटॉन और प्रोटॉन दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, इनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में बल लगता है। तो जिस बल की सहायता से न्यूक्लियॉन्स नाभिक में बंधे रहते हैं उसको हम लोग कहते हैं नाभिकीय बल। और इनको हटाने के लिए यानी इन न्यूक्लियॉन्स को हटाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसको कहते हैं बंधन ऊर्जा। तो ध्यान में रखना, पहले नाभिकीय बल को समझना पड़ेगा। नाभिकीय बल वह बल है जिससे न्यूक्लियस में
बंधे रहते हैं, छोटे से क्षेत्र में बंधे रहते हैं। बंधन ऊर्जा क्या है? तो उनको अलग अलग करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसको बंधन ऊर्जा कहते हैं। इसे प्रायः बी से सूचित करते हैं। और बी की गणना करने के लिए जैसा हमने जिक्र किया, द्रव्यमान क्षति को हमें जानना पड़ेगा और बी बराबर हो गया डेल्टा एम गुने सी स्क्वायर। सी है प्रकाश का वेग, डेल्टा एम द्रव्यमान क्षति है इतना जूल। और इसको अगर हमको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना हो, यह ऐसा तब करेंगे जब द्रव्यमान क्षति AMU में दिया हो। AMU कहने का अभिप्राय होता है एटॉमिक मास यूनिट। जब एटॉमिक मास यूनिट में दिया हो तो इसका हो जाता है डेल्टा एम गुने 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा 10 के पावर 6 होता है। अब न्यूक्लियॉन्स के बारे में जैसा कि हमने जिक्र किया, द्रव्यमान संख्या कहते हैं, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। प्रति न्यूक्लियॉन्स जो बंधन ऊर्जा कैसे निकालेंगे? अब अगर किसी न्यूक्लियस का द्रव्यमान संख्या A है, अर्थात न्यूक्लियॉन्स की संख्या A है और उसकी बंधन ऊर्जा B है, तो एक न्यूक्लियॉन्स को हटाने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी? B/A। ये तो टोटल का है, इसलिए प्रति न्यूक्लियॉन्स बंधन ऊर्जा है। बंधन ऊर्जा वक्र किसको कहते हैं? तो यह न्यूक्लियॉन्स की बंधन ऊर्जा और उसके द्रव्यमान संख्या के बीच में एक परमाणु की प्रति इकाई प्रति न्यूक्लियॉन्स बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान संख्या के बीच में जो आलेख खींचा जाएगा इसको कहते हैं हम बंधन ऊर्जा वक्र। एक नाभिक के अस्थायित्व की बात की जाएगी तो नाभिक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को रखता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या पर निर्भर करता है नाभिक कितना अस्थायी होगा। यदि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो रेशियो है वह लगभग 1 के बराबर होगा तो उसे कहा जाएगा कि अस्टेबल है। लेकिन जैसे जैसे वह 1 से अधिक होता जाएगा, एक एग्जाम्पल देखते हैं, 6C12, 6C14। अब इसमें से पूछा जाए ये दोनों कार्बन के समस्थानिक हैं, इसमें से कौन सा नाभिक अधिक अस्टेबल है? तो इसमें Z 6 यानी प्रोटॉन 6, न्यूट्रॉन 12/6 6। तो N/P का रेशियो अगर N/P अगर इसमें देखा जाए तो 6/6 यानी कि 1। इसमें देखिए N/P तो N 14 में से 6 गया 8/6 समथिंग 1.33। अब सवाल है 1.33 ज़्यादा हद हो गया, 1 से अधिक हो गया, इसलिए 6C14 यानी C14 जो है कार्बन का वह अस्थाई ज़्यादा होगा। किसकी तुलना में? C12 की तुलना में। तो ये स्टेबिलिटी जोन होता है प्रायः N/P इक्विवेलेंट 1 के होता है। नाभिकीय बल जैसा कि जिक्र किया हमने, न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स जिस बल की सहायता से एक दूसरे से बंधे होते हैं उसे नाभिकीय बल कहते हैं। ये उसकी विशेषता है। नाभिकीय बल आकर्षण बल होता है, ये नॉन इलेक्ट्रिक है। ऐसे इसे ये ना समझा जाएगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स है। P और P के बीच में जो फोर्स लग रहा है, चार्ज के बीच में फोर्स लग रहा है, वो इलेक्ट्रिक फोर्स है। लेकिन न्यूक्लियस फोर्स जो कहा जाएगा वो नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स है, नॉन ग्रेविटेशनल फोर्स है। अर्थात ग्रेविटेशनल फोर्स ध्यान में रखना है मास पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स चार्ज पर डिपेंड करता है, चार्ज के बीच में लगने वाला, मास के बीच में लगने वाला। लेकिन न्यूक्लियस फोर्स नाइदर इलेक्ट्रिक फोर्स नॉर ग्रेविटेशनल फोर्स, यह अपने आप में एक बल है। यह बहुत प्रबल बल होता है लेकिन बहुत कम परास में लगता है, अर्थात इसके लगने का परास बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसा हम लोग जानते होंगे कि नाभिक का जो रेडियस होता है, लगभग व्यास त्रिज्या इसका जो है वो 10 के पावर -15 मीटर के अप्रॉक्स होता है। तो इसी फोर्स के द्वारा, इसी जो रेंज है, इसी में न्यूक्लियस फोर्स लगते रहता है। इसका अभिप्राय है कि यह ज़्यादा दूरी तक नहीं लगता और यह व्युत्क्रम वर्ग नियम जो हम लोग पढ़े होंगे द्रव्यमान गुरुत्वाकर्षण बल में, F बराबर कैपिटल G गुने M1 पढ़ते होंगे, F G गुने M1 M2 by R²। या फिर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा, FE इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो पढ़ा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 y R²। तो ये जो R² यानी व्युत्क्रम वर्ग नियम है, इसका पालन यह नहीं करता है। कई विशेषता है इसमें, यानी न्यूक्लियस फोर्स ये F वैरियज 1/R² का पालन ही नहीं करता है, क्योंकि लघु परासी है, दीर्घ परासी होने के पर यह कार्य ही नहीं करता है ना। इन बलों में संतृप्तता का गुण होता है।
नाभिक का अस्थायित्व के बाद अब हमारा आता है नाभिकीय अभिक्रिया। इन टर्म्स को समझने के बाद अब हम समझते हैं कि नाभिकीय अभिक्रिया क्या है। जैसा हमने जिक्र किया कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो जब बदलता है, N/P रेशियो जब बदलता है, एक है तो स्टेबल है, लेकिन जब एक से बढ़ेगा तो नाभिक अस्थायी हो जाएगा। जब नाभिक अस्थायी होगा तब उसमें कोई अगर बाहर से डिस्टर्ब करने वाला है, जब स्टेबिलिटी आपकी अच्छी है तो बाहर से डिस्टर्ब करने वाला आए भी तो आप में कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जब अंदर से बेचैनी हो ना, जब अंदर से भागने की इच्छा हो तो बाहर से एक कारण मिलता है, छोटा सा बुलावा मिलता है और हम घर छोड़ के भाग जाते हैं। तो जैसे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो रेशियो है यह जब बढ़ते जाता है, न्यूक्लियस अनस्टेबल होते जाता है, उसके बाद क्या होता है, उसके ऊपर थोड़ा सा कभी बम्बार्डमेंट करा दीजिए, किसी दूसरे के संपर्क में ला दीजिए, तो वह क्या होता है कि वह अस्थायित्व के कारण अपने नाभिक को चेंज कर लेता है। नाभिक में होने वाली इस अभिक्रिया को नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात सीधा सा अर्थ है वह ऐसी अभिक्रिया जो नाभिक में संपन्न होती है नाभिकीय अभिक्रिया कहलाती है। इसमें होंगे क्या, अस्थायी नाभिक छोटे छोटे भी हो सकते हैं, अस्थायी नाभिक बड़े बड़े भी हो सकते हैं। तो जब छोटे छोटे हैं और अस्थायी हैं तो मिलकर बड़े होंगे, मिलकर बड़े होंगे तो मिलकर के बड़े होने की क्रिया को संलयन कहेंगे। टूटकर बड़े एकल परिवार, संयुक्त परिवार टूट करके एकल परिवार में जब एकल एकल डिफरेंट हो जाए तो बड़े नाभिक, बड़े अस्थायी नाभिक टूटकर अपेक्षाकृत अस्थायी नाभिक में, हल्के अस्थायी नाभिक में परिवर्तित हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं नाभिकीय विखंडन। छोटे छोटे नाभिक मिलकर अस्थायी नाभिक में परिवर्तित हो जाते हैं तो उसे कहते हैं नाभिकीय संलयन। सूर्य के प्रकाश में नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है, यानी वहाँ हाइड्रोजन हीलियम में चेंज होता है। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के दो प्रकार होते हैं, एक होता है नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया और दूसरा होता है अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। बारी बारी से हम नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया और नाभिकीय संलयन अभिक्रिया को देखेंगे। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में सबसे पहले नाभिकीय अभिक्रिया में हम देखते हैं नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया को। ध्यान में रखना है, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में एक अस्थायी भारी नाभिक अपेक्षाकृत दो हल्के अस्थायी नाभिक में परिवर्तित होता है। अस्थायी नाभिक टूटकर हल्के अस्थायी नाभिक, अपेक्षाकृत हल्के अस्थायी नाभिक में परिवर्तित होता है। इसकी खोज का श्रेय जाता है ऑटो हान और स्ट्रासमान को, दोनों जर्मन के वैज्ञानिक थे, लेकिन इन्होंने इस अभिक्रिया का नाम नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया नहीं कहा। यद्यपि खोज उन्होंने किया, तथापि उसका जब नामकरण की बात की जाएगी तो दो जर्मनी के ही दूसरे वैज्ञानिकों ने इसका नामकरण किया, मैटनर और फ्रिस ने। एक बात हमें यहाँ जान लेना चाहिए, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो कमेटी गठित की गई थी परमाणु बम के निर्माण के लिए, उसमें ओहान और स्ट्रासमान सम्मिलित थे। और 1939 ईस्वी, पता होगा हमको, वह दौर था जब द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। और ये अगर इन्होंने जो खोज की, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया की जो पता लगाया, इसने बहुत बहुत बड़ा कार्य किया और द्वितीय विश्व युद्ध का जो नक्शा था, यानी द्वितीय विश्व युद्ध की जो दिशा थी, वो पूर्णतः बदल गया। तो इस तरीके से कहा जा सकता है वैज्ञानिक खोज कितने अर्थ रखते हैं मानव के जीवन में। ओहान और स्ट्रासमान ने खोज किया। अब कैसे होता है इसको देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने किया क्या था कि एक अस्थायी नाभिक पर मंद वेग वाले न्यूट्रॉन कण का आघात कराया। मंद वेग वाले न्यूट्रॉन कण को अस्थायी नाभिक अवशोषित कर लेता है। अवशोषित कर तो लेता है लेकिन वो पचा नहीं पाता है। अब वहाँ देखिए जाकर के हलचल होने लगी, ये थोड़ा टेढ़ होने लगा, ऐसा देख रहे हैं टेढ़ होना हुआ। ये टेढ़ होते हुए क्या आगे जाकर के दो पार्ट्स में, एक पार्ट ऊपर चला गया, एक पार्ट इधर आ गया। तो मंद वेग वाले न्यूट्रॉन ने किया क्या, उसमें जाकर उसको और उसके न्यूक्लियस को अनस्टेबल कर दिया और उसके बाद उसका पोलराइजेशन शुरू हो गया। एक पोल उधर भाग गया, एक पोल इधर भाग गया और एक न्यूट्रॉन जो आप बाहर से प्रहार किया गया था, लेकिन जब एक नाभिक के विखंडन से दो अस्थायी नाभिक जो बने, उसमें 3 न्यूट्रॉन और पैदा हो गए। ये 3 न्यूट्रॉन पैदा हुए, इसके बीच में गामा किरणें पैदा हुई। ये गामा किरणें ऊर्जा के रूप में पैदा हो रही हैं। तो इस तरीके से ओहान और स्ट्रासमान साहब ने इस अभिक्रिया के बारे में जानकारी लगाई। यहाँ पर उन्होंने जिस नाभिक का इस्तेमाल किया था वो था 92U235, यूरेनियम का वह नाभिक जिसकी परमाणु संख्या
द्रव्यमान संख्या 235 थी। अब देखिए यहाँ पर U 235 पर प्रहार किसका हो रहा है? न्यूट्रॉन कण का। कैसा न्यूट्रॉन कण है? मंद वेग वाला न्यूट्रॉन कण का है। प्रहार किया गया है, यह चेंज टूटा बेरियम और क्रिप्टन में। बेरियम की परमाणु संख्या 56, द्रव्यमान संख्या 144, क्रिप्टन 36 और 89। आप थोड़ा सा देख लें, 92 U 235 में 0N1 जब आया, परमाणु संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई, लेकिन द्रव्यमान संख्या में वृद्धि हो गई। 235 और 1 236 हो गया, अनस्टेबल हो गया। ये जो बीच वाला दिखाई दे रहा है और अधिक अस्थायी है, तो अपने में अस्थायी था और अब बेचैन कर दिया। ये टूटा बेरियम और क्रिप्टन में, साथ में निकले 3 न्यूट्रॉन कण, और 3 न्यूट्रॉन कण निकले, और ये इसके बाद एनर्जी वेव्स के रूप में, एनर्जी किस रूप में प्राप्त हुआ? गामा किरण के रूप में। तो ये खोज उन्होंने की थी, यूरेनियम विखंडन अभिक्रिया की। अब थोड़ा सा हम देखते हैं, जो ऊर्जा मुक्त, मतलब ये अभिक्रिया होती है, इसमें जो ऊर्जा मुक्त हुई, इसकी गणना हम कैसे करेंगे? यहाँ इसका अगर टोटल मास जोड़ेंगे, प्रतिकारक, यानी देख ले, यूरेनियम और उस पर आपने जो डाला न्यूट्रॉन, यूरेनियम का मास, एटॉमिक मास लगभग होता है 234.09। उसके बाद इसका जो न्यूट्रॉन का है वह लगभग 1.01 AMU है, हमने लगभग लिया है, तो दोनों को जोड़ देंगे 236 AMU है। अर्थात देखिए कि यूरेनियम और न्यूट्रॉन मिलाकर के 236 AMU। अब विचार करिए पैदा क्या हुआ? पैदा हुआ बेरियम, पैदा हुआ क्रिप्टन और पैदा हुआ 3 न्यूट्रॉन। साथ में कितना एनर्जी पैदा होगा यही तो गणना कर रहे हैं। बेरियम का नियर अबाउट 143.87, क्रिप्टन का 88.90 और न्यूट्रॉन का 3 × 1.01। एक बात यहाँ आप ध्यान देते होंगे, जस्ट अभी हमने पीछे चर्चा किया था कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो संख्या है, यानी उसका जो एटॉमिक होना चाहिए, उसका मास का जो योगफल, उससे कम है एक्चुअल मास 235, 234.09। अब जहां कहीं भी देखेंगे इसी तरीके का आपको नजर आएगा। अब आप यहाँ आइए, इसको टोटल जोड़ने पर कितना आ गया? 235.80 AMU। इसको जोड़ने पर कितना आया? 236 AMU। डेल्टा M कितना हुआ, यानी द्रव्यमान में क्षति कितना हुआ? 236 घटे 235.80 AMU। 236 में से 235.8 तो 0.20 AMU है। अब E बराबर डेल्टा M गुने C², या एक और आपने लिखा था 931, मतलब कि डेल्टा M गुने 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक फार्मूला इसका ये भी लिखा गया था पीछे, डेल्टा एम, तो डेल्टा एम 0.20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मेगा में 10 के पावर 6 होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर आपने इसका गुना किया तो 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ। अब ये ध्यान में रखिए, अर्थात कि अगर पूछा जाएगा कि इस अभिक्रिया में कितनी ऊर्जा मुक्त होगी, तो 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त होती है। अब एक बात यहाँ पर ध्यान में रखना है, ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त हुई है, ये आप मतलब इतनी इसकी मात्रा जो तापीय एनर्जी होता है, कोयला को जलाने पर जो प्राप्त होता है या अन्य चीज़ों से जो प्राप्त हो, उसकी तुलना में बहुत बहुत अधिक है, काफ़ी अधिक मात्रा में होता है। इसके बाद अब हम देखते हैं 1 ग्राम यूरेनियम 235 के विखंडन से उत्पन्न ऊर्जा। 1 ग्राम विखंडन से जो उत्पन्न ऊर्जा होगी N, अभी आपने देखा 1 यूरेनियम का नाभिक से कितना आया था? 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर मान लेते हैं कि 1 ग्राम में यूरेनियम की कणों की संख्या है स्मॉल n, तो 1 ग्राम में स्मॉल n है, तो 1 के साथ 1 से 190 हुआ है, गुना कर दें। स्मॉल n कैसे निकालेंगे? कैपिटल N अवोगाद्रो संख्या में 235 से भाग दे दें, टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 7.76 गुने 10 के पावर 10 जूल। यहाँ लिखा गया है 190 गुने 1.6 गुने 10 के पावर -13, टोटल को कैलकुलेट कीजिए, इतना जूल आया। अब ये जो है वह 20 टन TNT ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन एक विस्फोटक है। 20 टन ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन के विस्फोटन से जितना ऊर्जा उत्पन्न होगा उतना ऊर्जा 1 ग्राम यूरेनियम के, आप सोचिए 1 ग्राम यूरेनियम ज्यादा उपयोगी है कि 20 टन TNT ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन बराबर एनर्जी। ठीक इसके विपरीत इस एक चीज और ध्यान में रखना, इससे यह ऊर्जा यानी इतना जो आपको विद्युत ऊर्जा प्राप्त हुई है वो कितने किलोवाट घंटा के बराबर है? तो 2 गुने 10 के पावर 4 किलोवाट घंटा के बराबर है। सोचिए, अर्थात इन ऊर्जाओं का इस्तेमाल रचनात्मक क्षेत्र में अगर किया जाए तो कितना हो सकता है, लेकिन इसके विध्वंसात्मक क्षेत्र में जब हम इसका निर्माण करते हैं, उपयोग करते हैं, तो गवाही है
नागासाकी और हिरोशिमा की कहानी की क्या क्या परिणाम आए थे। अब थोड़ा सा ध्यान में रखना हमको, रेडियो यानी नाभिक से अल्फा बीटा गामा कण भी निकलते रहते हैं, तो इससे भी उनमें नाभिक में परिवर्तन होता है। और हम बाहर से परिवर्तन कराए, उन पर न्यूट्रॉन कण के प्रहार से भी कराए, तो न्यूट्रॉन कण के प्रहार से कराए तो इस अभिक्रिया को कहते हैं नाभिकीय विखंडन। खुद ब खुद जब निकलते रहता है उससे जो नया नाभिक प्राप्त होता है तो उसको कहते हैं रेडियो सक्रिय विघटन। यानी रेडियो सक्रिय विखंडन और नाभिकीय विखंडन में क्या अंतर है? रेडियो सक्रिय विघटन अपने आप होने वाली अभिक्रिया है, वही नाभिकीय विखंडन हम न्यूट्रॉन कण का प्रहार करा के किए हैं। तो इस प्रकार से यह स्वतः होने वाली, स्वतः प्रेरित अभिक्रिया है, खुद हो जाता है। ये न्यूट्रॉन्स कण के प्रहार से होता है। इसकी दर किसी भी विधि से, यानी इसमें जो इसका जो रेडियो सक्रिय विघटन का जो दर है, उसका विघटन दर को आप किसी भी विधि से कम या ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, लेकिन नाभिकीय विखंडन की दर को आप नियंत्रित कर सकते हैं। यह बहुत धीरे धीरे होता है, अपने आप होता है लेकिन धीरे धीरे होता है। इसकी गति को आप बढ़ा सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। यह तीव्रगामी है, धीरे धीरे होता है। इससे अल्फा कण, बीटा कण, गामा किरणें उत्सर्जित होते रहती है। इससे क्या होता है? बड़ा नाभिक लगभग दो समान नाभिक में टूट जाता है। इससे जो नया नाभिक प्राप्त होता है वह अल्फा कण के उत्सर्जन से जब नया नाभिक प्राप्त होता है तो हम समझते हैं कि हम लोग पढ़े होंगे, द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी हो जाती है, परमाणु संख्या में 2 की कमी हो जाती है। बीटा कण से जब होता है तो द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन परमाणु संख्या में 1 का परिवर्तन होता है। अर्थात इसमें होगा क्या? इसमें जो नया नाभिक प्राप्त होगा उसके परमाणु संख्या में 1 से 2 का और द्रव्यमान संख्या में 0 से 4 तक का परिवर्तन होने होगा। परंतु इधर जो होगा तो लगभग बराबर बराबर भाग में टूट गया था। बेरियम और क्रिप्टन में लंबा अंतर देखिए, 235 वाला टूटा, किस में टूट गया? 89 वाले में और 144 वाले में टूट गया। तो बड़ा सा अंतर फासले होते हैं। लेकिन रेडियो सक्रिय विघटन में मास में केवल अधिकतम अंतर होगा तो 4 और न्यूनतम अंतर होगा उसका तो कुछ भी नहीं हो सकता है। एटॉमिक नंबर में अंतर होगा, अधिकतम 2, 1 बढ़ेगा अथवा 2 घटेगा। इस तरीके से उसमें परिवर्तन होता है। ये था हमारा नाभिकीय विखंडन से जुड़ी अभिक्रिया। इसके बाद नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया को हमने बांटा, 2 पार्ट में बांटते हैं। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया और अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कैसे कराई जाएगी? अब जैसे अभी यूरेनियम के नाभिक पर न्यूट्रॉन कण जब हम प्रहार किए तो इससे हमको 3 न्यूट्रॉन कण और निकले। अब इसके सामने, प्रत्येक के सामने यूरेनियम के नाभिक लाया जाएगा, तब क्या होगा? कम के सामने लाना है, 1 के सामने लाना है, 2 के सामने नहीं लाना है, तो कैसे लाएंगे? इसी को हम लोग जानेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।